हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग 78th बीपीएससी 2024 के लिए लास्ट 100 डे सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट 100 डे सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली 100 डे भी तो नहीं बचा है हमारे पेपर में, लेकिन उससे पहले ही हम लोग इस सिलेबस को कवर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा डे फर्स्ट है। और मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग बाय फ्लो चार्ट बहुत ही इजी वे में कवर करेंगे और ये हम लोग के लिए कैप्सूल डोज साबित होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को किस तरीके से आगे की ओर लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल के बारे में कि मुगल साम्राज्य किस तरीके से मुगल साम्राज्य का पतन होता है, किस तरीके से यूरोपियन आते हैं और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन से रीजनल स्टेट्स जो है इमर्ज होते हैं, राइज होते हैं। जैसे बंगाल के बारे में डिटेल वे में पढ़ेंगे, अवध के बारे में पढ़ेंगे, मराठाओं के बारे में बहुत ही डिटेल वे में पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी रीजनल स्टेट्स इमर्ज होता है मुगल साम्राज्य का पतन होने के बाद, उसको बहुत ही हम लोग डिटेल वे में पढ़ेंगे। बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री को ही हम लोग बहुत ही डीप वे में पढ़ने जा रहे हैं ताकि हम लोग के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। ठीक है। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग नेशनल मूवमेंट के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि हर पेपर में बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल से कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे होता है। यानी कि 1707 यानी 1707 एडी में जब औरंगजेब मरता है तो उसके बाद के जितने भी शासक थे वो कितने बेवकूफ़ थे, कितने निकम्मे थे मुगल एम्पायर के शासक, जो कि इनका पतन करवा दिए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है कि हम लोग को सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि हम लोग को ये पता है कि बाबर जो है मुगल एम्पायर इज फाउंडेड बाय बाबर इन 1526। यानी कि बाबर जो है मुगल एम्पायर को बनाता है, ये पता है सर। ठीक है। अकबर के शासनकाल में जो मुगल एम्पायर है बहुत ही पावरफुल हो जाता है और बहुत ही उन्नति करता है। यानी कि ड्यूरिंग रीन ऑफ अकबर मुगल एम्पायर बिकम वेरी पावरफुल एंड प्रॉस्पर। मुगल यानी कि अकबर के टाइम पे जो मुगल एम्पायर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और इसका बहुत ही उन्नति होता है। और औरंगजेब के टाइम पे ये जो मुगल एम्पायर है इसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये जो औरंगजेब है ये पीसफुल इन्वायरमेंट को क्रिएट नहीं कर पाता है, मेंटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये बहुत ही कट्टर शासक था। ये जो है डिड नॉट मेंटेन पीसफुल इन्वायरमेंट इन हिज रेन, यानी कि अपने शासन काल में बिल्कुल भी पीसफुल इन्वायरमेंट को क्रिएट नहीं कर पाता है ये। फाइनली 1707 में ये मर जाता है अहमदनगर महाराष्ट्र में। यानी ये क्वेश्चन आता है कि बताओ औरंगजेब कहाँ मरा, तो औरंगजेब जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर में 1707 एडी में मर जाता है। औरंगजेब जो है 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में मर जाता है औरंगजेब। और फिर औरंगजेब मरता है तो फिर वही सक्सेसर वॉर बिगिन, यानी कि उत्तराधिकारी का जो है लड़ाई शुरू हो जाता है। तो औरंगजेब का 3 बेटा होता है, मुअज्जम, अज्जम और कालबख्श। कौन कौन सा होता है? मुअज्जम होता है, अज्जम होता है और कालबख्श। 3 बेटा। औरंगजेब के कितने बेटे? तो 3 बेटे, अज्जम, मुअज्जम और कालबख्श। जो मुअज्जम था वो उस टाइम पे काबुल का जो है गवर्नर था, अज्जम जो था वो गुजरात का गवर्नर था और कालबख्श जो था वो बीजापुर का गवर्नर था। कहाँ का था? बीजापुर का गवर्नर था कालबख्श। क्वेश्चन आता है कि बताओ जब औरंगजेब मरता है 1707 में तो मुअज्जम कहाँ का गवर्नर था? तो काबुल का गवर्नर था। और यही मुअज्जम का नाम है बहादुर शाह फर्स्ट। ये जो मुअज्जम है ये अपने दोनों भाइयों को मार देता है, हरा देता है युद्ध में और हिंदुस्तान के गद्दी पे बैठ जाता है। ये जो औरंगजेब था ये 80 से 83 ईयर के आसपास इसका जो है उम्र हो चुका था। इसका बेटा जो है 63 ईयर के एज में, एट द एज ऑफ 63 ईयर हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठता है। इतना बुरा होकर के गद्दी पे बैठा था ये मुअज्जम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे कि सबसे पहले आता है बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका शासनकाल होता है 1707 से लेकर के 1712 एडी तक, यानी कि 1707 से लेकर के 1712 एडी तक इसका शासनकाल होता है। फिर जहांदार शाह आता है, फिर फरूख सियर आता है, फिर मोहम्मद शाह आता है। बेसिकली यही 4 को हम लोग बहुत डीप में पढ़ेंगे। उसके बाद तो ये सब ऐसा बेवकूफ़ आता है कि धड़ 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 सबका जो है विकेट गिरने लग जाता है।
ठीक है, तो शुरू करते हैं बहादुर शाह फर्स्ट से। तो बहादुर शाह फर्स्ट का जो शासनकाल था वो 1707 में ये राजा बनता है, 1712 में मर जाता है, यानी कि 1707 में वो राजा बनता है और 1712 एडी में ये जो है मर जाता है। बहादुर शाह फर्स्ट का जो रियल नाम था वो मुअज्जम था, जो कि 63 ईयर का एज में वो राजा बनता है। बहादुर शाह फर्स्ट का रियल नेम क्या था, तो मुअज्जम था। 1707 में अपने भाई अज्जम को हराने के बाद, कौन से बैटल में, बैटल ऑफ जाजू, बैटल ऑफ जाजू में अज्जम को हरा देता है मुअज्जम। मुअज्जम मतलब बहादुर शाह फर्स्ट, यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट अपने अज्जम भाई को बैटल ऑफ जाजू में हरा देता है और उसके बाद अपने आप को एक टाइटल देता है शाह आलम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि बताओ शाह आलम किसका नाम था, तो शाह आलम मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट का नाम था। शाह आलम जो है किसका नाम था, तो बहादुर शाह फर्स्ट का नाम था शाह आलम, जो कि 1707 में बैटल ऑफ जाजू यानी कि अपने भाई अज्जम को मारने के बाद, हराने के बाद अपने आप को ये टाइटल दिया था। अब जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे कि औरंगजेब यानी कि इसका जो फादर था औरंगजेब, जो जिसका देहांत यानी मृत्यु जो है 1707 में हो जाता है, 1707 में हो जाता है, और ये जो है पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं करता है, यानी सबके साथ जो है ये जो है दुश्मनी मोल कर रखा था औरंगजेब। ठीक है, कोई इसे खुश नहीं था, ना खुश था। तो कहीं ना कहीं ये जो बहादुर शाह फर्स्ट था ना, ये जो बहादुर शाह जो फर्स्ट था, ये कहीं ना कहीं अब चाहता था कि ये जो है शांति से शासन करे, इसका कोई विरोध ना करे, जिस कारण से ये जो है अपने फादर के बहुत सारे पॉलिसीज में चेंजेस लाता है। चेंज्ड सम पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, जैसे मराठाओं के पॉलिसी में चेंज करता है, राजपूत के पॉलिसी में चेंज करता है, सिख के पॉलिसी में चेंज करता है, जाट के पॉलिसी में चेंज करता है और रिलीजियस पॉलिसी में चेंज करता है। यानी कि जो औरंगजेब बिगाड़ करके रखा था, कहीं ना कहीं ये जो बहादुर शाह फर्स्ट है उसको सुधारने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि मराठा पॉलिसी में क्या क्या चेंज किया। तो सबसे पहले जो साहू था, साहू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये किसका बेटा था। ठीक है ना, औरंगजेब क्यों इसको कैद किया था। औरंगजेब जो है इसको कैद कर लेता है साहू को। ठीक है, और ये गद्दी पे बैठते ही साहू को, यानी कि मराठा प्रिंस था कौन, साहू को रिलीज कर देता है। मराठाएं खुश हो गए, अरे वाह, हमारे प्रिंस को ये जो है गद्दी पे बैठते ही जो है रिलीज कर दिया 1707 में। यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट बैठा गद्दी पे और साहू को जो है वो रिलीज कर देता है। फिर ये जो है चौथ और सरदेश मुखी का राइट दे देता है दक्कन में, यानी कि मराठाओं को चौथ, अब चौथ क्या है, सरदेश, ये दोनों एक तरीके का टैक्स था। जबकि जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि चौथ क्या था, सरदेश मुखी क्या था, बहुत ही डीप वे में। अभी बस हम लोग ऐसे ही याद कर लेते हैं कि मराठा पॉलिसी में साहू को रिलीज कर दिया 1707 में। चौथ और सरदेश मुखी का राइट जो है, डेक्कन का जो राइट था चौथ और सरदेश मुखी का, उसको दे दिया किसको, मराठाओं को वापस दे दिया। ठीक है, इस स्लाइड में हम लोग को सब कुछ समझ में आ गया है कि रियल नेम मुअज्जम था, अपने भाई अज्जम को मार करके अपने आप को शाह आलम का टाइटल देता है, बहुत सारा नीतियां में चेंज करता है। मराठा नीति क्या था देख लिए हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कि सिख नीति क्या था। तो सिख नीति क्या था कि उस टाइम के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ बहादुर शाह फर्स्ट के समकालीन गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि जिनको वो 5000 का मनसब देता है। अब बात यह है कि ये मनसब क्या होता है, तो मनसब फिर वही बात कि जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे, नहीं, मनसब तो हम लोग को उसमें पढ़ना है ना, मुगल एम्पायर में पढ़ना है। अकबर शुरू किया था मनसबदारी सिस्टम, ठीक है, पढ़ाएंगे, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, मनसब के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसको देख लेते हैं कि 5000 का मनसब जो है गुरु गोविंद सिंह को जो है ये दे देता है बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, यानी कि ये अपनी नीतियों से सभी के साथ अच्छा संबंध, मधुर संबंध बनाने का कोशिश करता है बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से लेकर के 1712 के आसपास। गुरु गोविंद सिंह को 5000 का मनसब दे देता है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जो थे, वैसे तो इनके बारे में और भी डिटेल वे में स्टडी करेंगे। सिख जब हम लोग सिख जो रीजनल स्टेट जब इमर्ज होता है तो उसमें सिख भी आते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10th और लास्ट गुरु थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बताओ 10वां गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे और ये लास्ट गुरु थे। इन्होंने गुरु का पद को समाप्त कर दिया।
इन्होंने यानी कि गुरु गोविंद सिंह जो है, ऐसे कौन से गुरु थे जो गुरु के पद को समाप्त करते हैं? तो आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो है वो गुरु के पद को समाप्त करने वाले थे, ठीक है, यानी कि कर दिए थे। गुरु गोविंद सिंह जो है एक सेक्ट लाते हैं, खालसा सेक्ट, जिसमें एक थियोरी देते हैं पंच ककार थियोरी, ठीक है, यानी कि एक सिख के पास केस, कंघा, करा, कृपान और कच्छा होना आवश्यक है, यानी कि उसको धारण करना पड़ेगा। और ये गुरु गोविंद सिंह को 1708 में एक अफगान के द्वारा इनको जो है मार दिया जाता है नांदेड़ महाराष्ट्र में। यानी गुरु गोविंद सिंह जो है एक अफगान के द्वारा मारे जाते हैं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह एक अफगान के द्वारा 1708 में मारे जाते हैं, ठीक है ना। और इनका एक प्रिय शिष्य था बंदा बहादुर। इनका एक प्रिय शिष्य था, कौन था? बंदा बहादुर। जो बंदा बहादुर जो था वो बहादुर शाह का बहुत ही ज़्यादा विरोध करता था उस टाइम पे। बहादुर शाह के बिल्कुल एकदम विरोध में था कौन? बंदा बहादुर। तो ये कौन था? बंदा बहादुर था कौन? तो बंदा बहादुर जो था ये गुरु गोविंद सिंह का प्रिय शिष्य था। कौन था? शिष्य था, ठीक है, प्रिय शिष्य था, डिसाइपल था। एक मिनट, डिसाइपल का स्पेलिंग, डिसाइपल था, ठीक है, ये था डिसाइपल शिष्य था, जो कि इसको गुरु गोविंद सिंह का शिष्य कौन था? बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर जो था वो बहादुर शाह फर्स्ट का बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में था। तो 1712 में बैटल ऑफ लाहौर होता है, लोहगढ़ होता है, सॉरी लाहौर नहीं, लोहगढ़। बैटल ऑफ लोहगढ़ में बंदा बहादुर का लड़ाई जो है मुगल बादशाह के साथ होता है, और मुगल बादशाह बहादुर शाह फर्स्ट जो है इस लड़ाई में जीत जाता है, और बंदा बहादुर हार जाता है इस लड़ाई में, ठीक है। ये जो है पंजाब, आई गेव सम राइट इन पंजाब, वही सिख को पंजाब में बहुत सारे राइट्स ये देता है ताकि उन लोग का मधुर संबंध बरकरार रहे, ठीक है। फिर राजपूत पॉलिसी में क्या था? जैसे अकबर जो है नो इंटरफेरेंस पॉलिसी अपनाता था, उस तरीके से ये भी जो है इसका काम करने का जो है इसका तरीका था कि ये भी जो है अपने जो परदादा जो था अकबर, उसके जैसे नीति को फॉलो करने का काम किया, यानी कि नो इंटरफेरेंस नीति का ये जो है फॉलो किया, लागू किया इसमें। उस टाइम पे जो है आमेर के जो रूलर थे वो जयसिंह थे। आमेर के रूलर कौन थे? तो जयसिंह थे। और मारवाड़ का रूलर जो है अजीत सिंह था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है कि बताओ, जब बहादुर शाह फर्स्ट जब गद्दी पे बैठा था तो आमेर के रूलर कौन था? तो जयसिंह। आमेर का रूलर जयसिंह और मारवाड़ का रूलर अजीत सिंह था, ठीक है। तो सिख पॉलिसी और राजपूत पॉलिसी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। गुरु गोविंद सिंह क्या थे, उनका मृत्यु कैसे हुआ, कौन मारा, बंदा बहादुर कौन था? एक प्रिय शिष्य था जो कि लोहगढ़ में मारा जाता है, हार जाता है मुगल बादशाह से। अब आते हैं रिलीजियस पॉलिसी। तो रिलीजियस पॉलिसी में क्या था कि जजिया टैक्स और पिलग्रिम यानी कि तीर्थयात्री जो टैक्स लगता था, पिलग्रिम टैक्स, जो कि औरंगजेब वापस से लागू कर दिया था, इसको वापस से हटाने का काम किया रिलीजियस पॉलिसी में। और जितना औरंगजेब टेम्पल्स को तुड़वाया, मानी कि औरंगजेब सबसे ज़्यादा, औरंगजेब जो है कट्टर था, औरंगजेब बहुत सारे टेम्पल्स को तुड़वाने का काम किया, लेकिन ये इसके शासनकाल में कोई भी टेम्पल नहीं टूटा। यानी कि बहादुर शाह के शासनकाल में एक भी टेम्पल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। यानी कहीं ना कहीं ये अकबर के पॉलिसी को कॉपी कर रहा था, ये कोशिश कर रहा था कि मेरे शासन में ज़्यादा रिवोल्ट ना हो, कम से कम रिवोल्ट हो, यानी सब हमसे प्रसन्न हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आगे देखते हैं। फिर जाट पॉलिसी क्या था कि एट द टाइम फेमस रूलर कौन था जाट का? तो बदन सिंह और चूड़ामन। यानी कि बहादुर शाह जब फर्स्ट गद्दी पे था तो उस टाइम पे फेमस रूलर कौन था? तो बदन सिंह था और चूड़ामल था। इसके साथ भी जो है पीसफुल रिलेशन अपनाने का काम करता है बहादुर शाह फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सिडनी ओवन के अनुसार ये जो है मुगल एम्पायर का लास्ट कैपेबल रूलर था बहादुर शाह फर्स्ट। सिडनी ओवन के अनुसार ये जो है बहादुर शाह फर्स्ट लास्ट रूलर था, कैपेबल रूलर था। उसके बाद सब जो आता है, कोई लंपट मूर, कोई हिजरों का सरदार, ठीक है, बहुत तरीके का शासक फिर बैठते हैं और फाइनली
मुगल साम्राज्य नस्तेनाबूद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। देखेंगे हम लोग आगे के वीडियोस में। सर सिडनी ओवन कहते हैं कि ये जो है मुगल एम्पायर का लास्ट कैपेबल रूलर था, ये बहादुर शाह फर्स्ट। जुल्फ़िकार खान एक ऑथर था जो अपने बुक में मौते कबूल उल लबाब में क्या लिखता है कि जो बहादुर शाह को टाइटल देता है साए बेखबर, यानी कि ये राजा तो था लेकिन राज्य में क्या क्या हो रहा है इसको कुछ चीज़ का खबरें नहीं था। यानी कि साए बेखबर का टाइटल कौन देता है? जुल्फ़िकार खान देता है। साए बेखबर का टाइटल जुल्फ़िकार खान नहीं, जुल्फ़िकार खान हम लोग आगे देखेंगे, जहांदार शाह में देखेंगे। खाफ़ी खां देता है। खाफ़ी खां जो है वो बहादुर शाह को साए बेखबर, यानी कि इसके साम्राज्य में क्या क्या काम हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसको खुद ही पता नहीं होता था। इस कारण से साए बेखबर बोलता है। माउंट काबुल लबाब बुक में लिखता है साए बेखबर, किसको? बहादुर शाह को। अब फाइनली बहादुर शाह जो है 1712 में मर जाता है और इसका भी 4 बेटा होता है। तो इन चारों बेटा के बीच में फिर वही उत्तराधिकारी का वॉर शुरू। अजीमुन शाह, रफ़ीउन शाह, जहान शाह और जहानदार शाह। अब फिर इस युद्ध में जहानदार शाह जीतता है विद द हेल्प ऑफ जुल्फ़िकार खान, यही है जुल्फ़िकार खान। अब जुल्फ़िकार खान के बारे में और जहानदार शाह के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बहादुर शाह तक ही रखते हैं आज, इसको हम लोग अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। 1707 से लेकर 1712 AD तक इसका शासनकाल रहता है। किस तरीके से आगे की ओर बढ़ रहा है ये लेक्चर्स, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर हम लोग कल मिलेंगे डे 2 में। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू।